देखना ये कि क्या भारत इसका पास रखता है या फिर नहीं रखता है। अच्छा, पाकिस्तान एक कदम के जवाब में हम देखते हैं कि 4 कदम बढ़ाने को तैयार है, मगर पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डालने पर ना कभी पहले खामोश रहा और ना आइंदा रहेगा। पाकिस्तान भारत की जानिब से काले कवानीन पर आवाज उठाता है और हमेशा उठाता रहेगा। तीनों मेहमान जो मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाती पाकिस्तान से मुनीब कादिर मेरे साथ मौजूद हैं, भारत से पंकज श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है, राजा निजामत हुसैन साहब चेयरमैन जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, ये यूके में रहते हैं जी। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पंकज मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। 2 साल पहले अभिनंदन आया था, पता नहीं कौन से अजय देवगन से इंस्पायर होके, इंप्रेस होके, लेकिन जब उसको पता चला कि घर में घुसकर मारा तो डायलॉग है, ये फिल्मों की हद तक चलेगा, बॉलीवुड की हद तक चलेगा, लेकिन पाकिस्तान में आया किस तरह तैयारा नीचे गिरा, पाकिस्तानी अवाम ने उसकी दुर्गत बनाई, फिर पाकिस्तानी फौज का भला वो दुआएं देता होगा पाकिस्तानी फौज को कि उन्होंने फिर उसको अवाम से छुड़वाया जो कि बहुत जोश में थी, उसको बहुत मारने के लिए तैयार थी, फिर पाकिस्तानी फौज ने अच्छे तरीके से उसको मेहमान उसकी नवाजी की और उसको चाय पिलाई। क्या कहेंगे आज के दिन पर? 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, क्यों भेजा था अभिनंदन को इतनी मार पड़वाने के लिए? देखिए, मार पड़वाने के लिए भेजा था, ये आपका जो इतना नैरेटिव है कि मोदी सरकार और अच्छा, तो आपका नैरेटिव डिफरेंट है। हम हमेशा सच के साथ रहते हैं और जिस कश्मीर को लेकर के आपने इतना कुछ बोला, उसके जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने बाद में, आपको याद होगा, नेहरू जी के साथ एक मुआहदा किया था जिसके तहत उन्होंने बोला था हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। फिर नाजायज कब्जा आपने किया था, हमने नहीं किया था। और रही बात अभिनंदन को भेजने की, तो जितनी बार भी आपकी तरफ से टेररिस्ट भेजे जाएंगे, हम एक नहीं 1000 अभिनंदन भेजेंगे, ऐसा हमारी एयरफोर्स करेगी। और रही बात अभिनंदन से छोड़ने की, तो आपके ऊपर वर्ल्ड प्रेशर था, तो आपको छोड़ना था। और जो एक वॉर प्रिजनर्स एक्ट एग्रीमेंट है, उसके तहत आपको छोड़ना था। और चलिए, ये अच्छा है कि अब आप में सुधार आ गया है कि अब आप लोग छोड़ने लगे, वरना वो दिन भी हमने देखे हैं जब आपने हमारे सैनिकों को जो कब्जे में लिए थे, उनके जो डेड बॉडीज हैं वो किस तरह से भेजी हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स तक निकाल लिए, उनकी आंखें निकाल ली, उनके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके भेजा, ऐसा भी किया है आप लोगों ने। तो चलिए, इस बात की खुशी है कि अब आप लोग वर्ल्ड ऑर्डर्स को मानने लगे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा इस बारे में। आप कब मानेंगे? ये पता नहीं क्या झूठी सच्ची बातें कर रहे हैं, आप कब मानेंगे? मुनीब, मैं आती हूँ आपकी तरफ से, इनसे पूछ लूँ। अच्छा मुनीब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? इन्होंने अपनी ही करतूतें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी हैं। एक फिशरमैन था जो कि पकड़ा गया था, जिसको के भारतीयों ने उसको काबिज कर लिया था, और बेचारा जब बरामद हुआ तो उसके ऑर्गन्स ही मिसिंग थे और वो जिंदा भी नहीं था, और उसको इस हालत में लौटाया था। तो ये भारतीय सरकार और ये भारतीय सेना की करनी है, ये पाकिस्तान पर प्रोजेक्ट करें विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी शेड ऑफ एविडेंस। आप इस तरह से तोहमतें और आरोप लगा रहे हो। दूसरी बात अभिनंदन की। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जी वर्ल्ड प्रेशर था, ये था वो था। दरअसल मैं बता देता हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि जिनीवा कन्वेंशन था, 3rd जिनीवा कन्वेंशन, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ डील करता है। तो आप ये मान रहे हैं एक तरह से, आपकी तो अपने नैरेटिव में कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपने वॉर करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने आपके उस अटैक को सक्सेसफुली रिपेल किया, उसको ख़त्म किया। क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन अभिनंदन पे सिर्फ तब लगती है अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन भी थी। तो फिर मोदी ये क्यों कह रहा था कि वॉर नहीं है उनकी तरफ से? वो ये क्यों कह रहा था कि वो ऊपर से अपने जेट वगैरह हेलीकॉप्टर उड़ा रहे, ऐसे ही बस हम लोगों को अपनी तरफ से वार्न करने की कोशिश में? वो भी उसको उल्टी पड़ गई। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अभिनंदन आप लोगों के लिए इतना बड़ा हीरो क्यों है, क्योंकि वो तो नीचे आकर गिरा है, उसने आपका क्या नाम रोशन किया, उठा के अपने मेडल्स दे दिए उसको तो हम लोगों ने बल्कि उसकी मेहमान नवाजी वगैरह की, उसको बेचारे को चाय वगैरह पिलाकर भेज दिया। उसने अचीव क्या किया, उसकी अचीवमेंट क्या है? ये सिर्फ आप मेरे ख्याल से ये सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरअसल बहुत कुछ हुआ। और इससे एक बात साबित होती है, बिल्कुल ये बड़ी खुशी की बात है। अभी ये इन्होंने फिजा जी ने भी कहा है अपने इंट्रोडक्शन में कि मुआहदा हुआ है अभी रिन्यूड पाकिस्तान और भारत के बीच में, और यही कि हम सीज फायर को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब ये भारत की तरफ से जो सीमाओं का उल्लंघन होता रहा है, ये आइंदा नहीं होना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। हम तो बहुत देर से ये कह रहे हैं, इसीलिए ये निर्णय हमने लिया था कि अभिनंदन को लौटाया जाए ताकि मोदी की जंगजू हरकतों को रोक दिया जाए। जंग बुरी बात है, अमन अच्छी बात है, इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा अमन का साथ दिया। ये कुछ कह रहे हैं, जरा क्या कहिए जी, कहिए कि दोबारा पंकज जी। मैं ये कह रहा था कि वॉर जो है ना, आप लोग टेररिस्ट भेजते हैं, वॉर सीधी वॉर आप कभी जीत नहीं सकते, इसीलिए आप लोगों ने टेररिस्ट का सहारा लिया। और 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी ये बात
अगेन ये आपने थोड़ा गलत आप समझ गए हो। कुलभूषण जाधव भारत की तरफ से आए थे, कुलभूषण जाधव भारत का भेजा हुआ है, और आप ही के इंडियन चैनल्स के ऊपर आप अगर देख लें तो ये मेजर गौरव आर्या अपना फोन दिखाकर जो बातें करता रहता है, वो किन की बातें करता रहता है? मेजर गौरव आर्या जो धमकियां देता है पाकिस्तान के हवाले से, वो कहाँ की देता है? तो मेरे ये कहने का मतलब कि सीमाओं का उल्लंघन ना कीजिए, आतंकवादी या आतंकवाद इनको आप कंडेम कीजिए, आतंकवाद की तरफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप कंडेम कीजिए आतंकवाद को। उसी तरह से ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी लिखा है कि भारत के अंदर दाइश आईएस वो एक हब बन चुका है, तो आपको क्रैकडाउन करना पड़ेगा टेरर पे। और फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आतंकवादियों को तो जेल खाने में होना चाहिए। वो लोकसभा में बैठकर क्या कह रही है? तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि बंद कीजिए टेरर, बंद कीजिए। आजकल के जमाने में हम 21वीं सदी में हैं, बल्कि मैं कहता हूं वी आर इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मुआहदा या डायलॉग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि टेरर खत्म हो। आपको पता है कि अगर आप सही तरह से टेबल पर आकर टॉक्स करेंगे तो टेरर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी आप नहीं चाह रहे। एक दफा आपकी अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी तो टेरर खत्म हो जाएगा। अब आप क्यों नहीं चाहते कि टेरर खत्म हो? आपने क्यों ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है? आपने ऐसे लोगों को अपना मंत्री बनाया हुआ है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेररिस्ट नहीं है तो और क्या है? उसने माना नहीं था अपने मुंह से कि उसने बाबरी मस्जिद में क्या किया। अब एक और बात सुन ले जरा, इधर ही मैं बताता चलूं आप लोगों को। जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने 3 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को अरेस्ट कर दिया है फॉर किडनैपिंग अ माइनर गर्ल। एक कम उम्र बच्ची को किडनैप और जिनसी हरासा करने के ऊपर। ये वाली बात अगर नहीं मेरा आप यकीन करते तो 17 फरवरी का अपना इंडिया का एक पब्लिकेशन है द वायर, उसके ऊपर आप पढ़ लें, गूगल चेक कर लें। ये बात हर जगह पे, ये चर्चा हर जगह पे है। इसको कहते हैं टेररिज्म। आप ये बताइए 18 फरवरी 2021 को 2 यूएन के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, 2 यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 आपने एब्रोगेट किया था 2019 के अंदर, उसके बाद से जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो सिविलियंस हैं, माइनॉरिटीज हैं, उन लोगों के राइट्स खतरे में हैं। तो आपकी तो आलोचना हर कोई कर रहा है, बल्कि जो इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है, मुझे बताइए ग्रेटा थनबर्ग, मुझे बताइए रिहाना, मीना हैरिस जो कि कैमला हैरिस की नीस हैं, वो सारे आपकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए। आपका तो कोई समर्थन नहीं कर रहा, यूएन आपका समर्थन नहीं कर रहा, यहां तक कि जो कैमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है वो समर्थन नहीं कर रही। और आज एक और खबर सुन ले, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने, नेड प्राइस ने ये ऐलान किया है कि भारत को पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट टॉक्स करनी चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर। तो ये कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज भी हो गया। तो आप ये आतंकवाद छोड़िए और एक सॉवरेन स्टेट की तरह आकर हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ, एक सॉवरेन स्टेट के साथ टेबल के ऊपर बात कीजिए, डिप्लोमेसी कीजिए। आतंकवाद छोड़िए, आतंकवाद छोड़ दीजिए। देयर इज नो प्लेस फॉर आतंकवादी, नो प्लेस फॉर आतंकवादी इन दिस डे एंड एज। मेरा आपसे यही कहना है, प्लीज आतंकवाद छोड़िए, सीज फायर वायलेशन छोड़िए, सीमा का उल्लंघन करना छोड़िए। हमने बहुत पेशेंस शो किया, आपने तब भी आतंकवाद किया था 2 साल पहले जब आपने बालाकोट में स्ट्राइक करने की कोशिश की, मुंह के बल गिरे, अभी लंदन को लौटा दिया। अब और कितना अम का पैगाम चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि अम से काम लेना चाहिए, इसलिए तो मैंने शुभकामनाएं भेजी हैं कि चलिए ठीक है मुआहदा हो गया, बट अब इसका फॉलो अप भी होना चाहिए, अमल दरामद भी होना चाहिए। जी राजा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ठीक है राजा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो कश्मीर के हवाले से बात जब भी इनसे की जाती है, कश्मीर के बारे में कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कहाँ लिखा है कि कश्मीर इनका अटूट अंग है? जो इन्होंने नाइंसाफी की कश्मीर के साथ आपके सामने है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, आए दिन वहाँ पे इनकी लाखों की तादाद है, इनकी फौज कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे मैडम? आए दिन वहाँ पे क्या किया जा रहा है, औरतों की किस्मत दरी के वाकयात पेश आते हैं। वहाँ पे बच्चों के साथ पैलेट गन से छर्रे बरसा के बच्चों की आप देख लें बिनाई छीनी जाती। आए दिन माएँ अपने बेटों के जनाजे उठाती हैं। ये इनका अटूट अंग है। इस तरह काबिज हुए हुए ये कश्मीर पर, फिर वहाँ तक रसाई नहीं है किसी को, वहाँ जाके कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता, सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती वहाँ पे। और अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पे ले जाके ये रुख दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि झूठी कैंगलिंग जैसे पालतू मीडिया है, अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर है कि जो कहा जाता है वो बता दिया जाता है। कश्मीर से भी ऐसी रिपोर्ट्स ये अपनी मनपसंद चाहता है नरेंद्र मोदी की आ जाए कि कश्मीर में तो सब अच्छा है। क्या दुनिया समझती है कि सब अच्छा है? नरेंद्र मोदी की साजिशें दुनिया क्या नहीं समझ रही? देखें जी, मैं तो आप दोनों एंकर साहिबा से भी और दोनों जो शरीक हैं गुफ्तगू में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी बात करें और बात सुनें। ये टाकरा से मुराद ये नहीं है कि आप एक दूसरे को टकरें मारें।
रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ जिस नेहरू और जिस महाराजा के मुआहदे की आप बात करते हैं, वही नेहरू यूनाइटेड नेशन में गया था तो वहाँ कश्मीरियों से वादा किया, फिर लाल चौक में आकर वादा किया, फिर यूनाइटेड नेशन के जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, यूरोपियन यूनियन से जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो बरतानवी पार्लियामेंट से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें सब ने ये कहा है कि जो पाबंदियाँ भारत ने लगाई हैं, जो गैर कानूनी जुराइम इंडिया कर रहा है, वो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उस पर आलमी बरादरी बोल रही है, किसी को आप मौका नहीं दे रहे। आपने अब अभिनंदन भेजा आज़ाद कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने उसके साथ बदला लेना चाहा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के हम भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उसको बचा लिया, वरना हमारे लाखों बहन भाइयों को पिछले 70 साल में इंडिया ने शहीद किया, हमारी औरतों को रेप किया। रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जो जुल्म भारत कर रहा है उसको पूरी दुनिया ने माना है, और उसके मुकाबले में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताएं, दुनिया का कोई ऐसा अदारा बताएं, दुनिया का कोई ऐसा फोरम बताएं जिसमें यह कहा गया हो कि कश्मीरी दहशतगर्द है। कश्मीरियों ने कहीं दहशतगर्दी नहीं की, कश्मीरियों ने इंडिया में जाकर कुछ नहीं किया, कश्मीरियों ने कलकत्ता और बम्बे में जाकर कुछ नहीं किया, कश्मीरियों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। कश्मीरी अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और उसमें अगर पाकिस्तान उनका साथ देता है और दुनिया के और मुल्क उनका साथ देते हैं तो वो हक पे हैं, इसलिए कि ये यूनाइटेड नेशन में भारत ने तस्लीम किया था, भारत ने ये वादा किया था कि कश्मीरियों का वो उनका हक देंगे। और जिस मुआहदे की आप बात कर रहे हैं उस मुआहदे का कोई सबूत नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई किसी जगह कोई स्टाम्प नहीं लिखा हुआ, कोई मुआहदा नहीं लिखा हुआ, कोई एग्रीमेंट ना यूनाइटेड नेशन में है, ना इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है, ना पाकिस्तान के पास है, ना हिंदुस्तान के पास है। इसलिए कश्मीरियों को उनका हक दें और ये जुल्म बंद करें। और ये जो मुआहदे आप लोग आपस में करते हैं, पिछले 75 साल में मुआहदे होते रहे, लेकिन कश्मीरियों पर जुल्म बराबर जारी रहा। फिर ये पिछले 17 साल में जो आपने खिलाफ वर्जियाँ की कंट्रोल लाइन पे, इस वक्त पूरा रियासत जम्मू व कश्मीर का कंट्रोल लाइन जो है वो मुतासरा है, और उस मुतासरा इलाके में 310 लोगों की शहादतें हुई। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वो तो अलहदा है, लेकिन कंट्रोल लाइन पे जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान ने की, और उसका जनेवा में भी कहा जाता है, हिंदुस्तान को आलमी बरादरी में भी बताया जाता है। और उस हवाले से भी मैं समझता हूँ आप लोगों को अगर ज़रा सा भी ख्याल है, इंसानियत का ख्याल है, जमहूरियत का ख्याल है, और इस बात का एहसास है कि लोगों का भी कोई हक बनता है, और अगर आप अपने आप को एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, तो ये जमहूरी हक कश्मीरियों को भी देकर बताएं और साबित करें इस बात को। लेकिन चूंकि आपने पिछले 70 साल में इस बात का तैयार कर रखा है कि कश्मीरियों की राय नहीं सुननी, अपनी अपनी करनी है, और अपनी लड़ाई में कश्मीरियों को मार रहे हैं, कश्मीरी दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। लेकिन जो जुल्म पाकिस्तान और इंडिया ने नहीं किया, वो आपकी जो आर्मी वहाँ बैठी हुई है मकबूजा कश्मीर के अंदर 10 लाख फौजी और इतना छोटा सा इलाका है, उस पर जो जुल्म सितम कर रहे हैं आप लोग, उसका एहसास करें। खुदारा एक बात का एहसास करें कि आप भारत वाले जितना खर्चा मकबूजा कश्मीर पे कब्जे के लिए कर रहे हैं वो अपने अवाम के लिए करें। लोग वहाँ भूखे सो रहे हैं, लोगों के पास इलाज नहीं है, तालीम नहीं है, बाकी सारी सहूलतें जो नहीं हैं वो अपने लोगों को सहूलतें पहुँचाएँ, और वो पैसे जो आप दिफा पे खर्च कर रहे हैं कश्मीरियों को पे गोलियाँ चलाने के लिए, पैलेट गन्स के लिए, और अपनी ये जो जहाज़ दिखा रहे हैं दुनिया को, आपने अपने जहाज़ों की कारकर्दगी भी देख ली, अपनी एयरफोर्स की भी देख ली, अपनी फौज की भी देख ली। लेकिन सारे आपके पास जवाब है राजा नजाबत साहब की बातों का कि अगर हमने पिछले 100 साल में जो तहरीक चलाई थी उसको आज़ादी तक लेकर जाएंगे, और इंशाअल्लाह रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग आज़ाद होंगे और पाकिस्तान को मुकम्मल करेंगे। अगर आप हो गया तो मैं बोलूं? हेलो, आपसे ही मैं सुनना चाह रही थी, जवाब है आपके पास? बिल्कुल बोलें, बिल्कुल नहीं, वो बोलें। साहब बोल रहे थे, मैं आपसे साहब बोल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले वो साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो जैसा कि आप दोनों हजरात इल्जाम लगा रहे थे भारत के ऊपर कि भारत दहशत फैला रहा है, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, और तमाम तरह के इल्जाम आपने लगाए भारत के ऊपर, तो मैं जानना चाहूँगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में क्या इंडिया चला गया है? क्योंकि दहशत तो इंडिया फैला रहा है कश्मीर में। इंडिया तो ब्लैक लिस्ट में जाएगा, परेशान ना हो आप। नहीं, मतलब वही तो, अभी ग्रे लिस्ट में कौन गया?
2012 में ये फिर आप 2004 में पता नहीं पाकिस्तान को कौन-कौन लेकर सामने जा आके रहे हैं। लगातार आप लोग तो चाहते थे कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। जुल्म कर रहे एक मिनट हैं। मुनीब, ये लोग तो चाहते थे हम किसी तरह ब्लैक लिस्ट में मुझे चले बताइए, जाएं। चलिए शुक्र है ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गया ना पाकिस्तान। कनाडा के आज प्राइम फौज के मिनिस्टर मुताबिक। किसके खिलाफ बात कर रहे हैं? यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने किसके खिलाफ 2 रिपोर्टें शाया की? मुझे ये बताइए, यूएन के जो मैंने आपको 2 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी बताए हैं जिन्होंने 18 फरवरी को अपनी एक रिपोर्ट दी है, वो किसके खिलाफ दी है? भारतीय सेना के खिलाफ। किसने? जेनोसाइड वॉच ने किसके खिलाफ कहा है कि जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रही है? किसने कहा है कि जेनोसाइड के 10 स्टेजेस मकबूजा कश्मीर में पूरे हो गए हैं? किसके बारे में कहा जा रहा है? भारतीय सेना। तो आप तो एक FATF को लेकर बैठ गए। ये सारी चीजें, ह्यूमन राइट्स वॉच, जेनोसाइड वॉच, यूनाइटेड नेशंस, यूडिस इन्फोलैब, तो वो आपकी कोई बड़ी तारीफें नहीं कर रहे। जरा आप इसके बारे में बताइए ना। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, जो इंटरनेशनल तनकीद, आलोचना, उसका तो सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। मैंने यही तो कहा, आपका तो कोई समर्थन नहीं कर रहा। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने, इमरान खान साहब ने श्रीलंका जाना था, बीच में कुछ खबरें आई कि वो ट्रिप कैंसिल हो गया है। तो भारतीय मीडिया के ऊपर रिपब्लिक टीवी और ये अर्नब गोस्वामी वगैरह सारों ने उधर खुशियां मनाना शुरू कर दी। उधर उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी कि जी ये ट्रिप कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका में जाते हैं, वहाँ उनका सम्मानित भी किया जाता है, उधर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी उनके नाम पे खोल रहे हैं। बल्कि जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपना ट्रिप भारत में कैंसिल कर दिया बिकॉज इस वक्त कोई भी मोदी के साथ अपने आप को वाबस्ता या एसोसिएट नहीं करना चाह रहा। मोदी की इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत गिर रही है। आप अपना लोकतंत्र संभालिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए ठीक है, कि गिर रही है। आपने जो ठीक है, क्रैकडाउन मान किया लिया, दिशा मान लिया। रवि के ऊपर, नवदीप कौर के ऊपर, हाँ। जी कहिए। आपकी बात पता नहीं कहां से इतने सच आप लोग ढूंढ करके लाते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। बोरिस जॉनसन का जो टूर था वो कोरोना की वजह से कैंसिल हुआ था। बोरिस जॉनसन ने बोला भैया हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ कोरोना है। तो बहाना है। इंटरनेशनल मीडिया की कोरोना तो रिपोर्ट है। बहाना है, असल और में आप मोदी लोग को वो मिलना नहीं अच्छा चाहिए। आप लोग इतना सच। अच्छा अभी यूनाइटेड नेशंस में कुछ समय पहले 2-1 साल पहले कुछ जो अभिनंदन वाले केस के बाद की बात है, जब यूनाइटेड नेशंस में आपके जो रहनुमा पहुंचे थे, वहां आपके ऑफिशियल थे, वो इंडियन ऑफिशियल के आगे हाथ ऐसे कर रहे हैं, हाथ हैंडशेक के लिए। तो इंडियन ऑफिशियल ने हाथ जोड़ के उनका अभिवादन जरूर किया, लेकिन हाथ मिलाया नहीं, क्योंकि एक टेररिस्ट कंट्री के ऑफिशियल के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। उस चीज को आपके फैक्ट्स थोड़े गलत हैं जी। मैं आपको बता दूं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ था। आप बोलने देते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ था, ये यूएन के जनरल असेंबली या उस मीटिंग में नहीं हुआ था। मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये कुलभूषण वाले केस में हुआ था कि हमारी लीगल टीम ने हाथ आगे किया और आपके जो हरीश साल्वे वगैरह हैं उन्होंने आगे से हाथ जोड़ दिए, जिससे कि उनका छोटा पना ही साबित होता है। आप तो कंफर्म कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी खुशियां के हाथ नहीं मिलाए। मुझे बताइए, ये अब इसको आप सेलिब्रेट करेंगे? मैं बोलूं, अब इतने स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। उन्होंने बोलिए प्लीज। उन्होंने इंडियन ऑफिशियल ने हाथ नहीं मिलाया। कल क्यों हाथ मिला रहे हैं? कल क्यों मिला रहे हैं? कल क्यों कह रहे हैं जी अमन होगा और अब सीज फायर पे हम अमल दरामद करेंगे? आप ही तो खिलाफ वर्जियां करते रहे हैं। कल पाकिस्तान के साथ ही आप हाथ मिला रहे हैं ना। किसके साथ मिला रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी के साथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के साथ ही राब्ता कर रहे हैं ना कि हमने अमन करना है, हमने इस पे सीज फायर पे अमल दरामद करना है। किसके साथ राब्ता कर रहे हैं आप? चाइना के साथ तो नहीं कर रहे, अमेरिका के साथ तो नहीं कर रहे, बरतानिया के साथ तो नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ ही कर रहे हैं। तो जब आपने पाकिस्तान के साथ बात भी करनी है, पाकिस्तान के को सुनना है, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करके ही कोई फैसला करना है, तो ये सोच कर करें। ये 5-6 लाख कश्मीरियों को मार कर और फिर ये सारे खराजात करके अपने आप को बेइज्जत करवा कर और अपनी अजीमत उठवा कर आलमी बरादरी से भी और अपने मुल्क के अंदर भी, अब आप इसको किस तरीके से पूरी दुनिया में क्या जवाब है आपके पास कि जिस तरह आप दुनिया में अकेला मार रहे हैं? अगर वो आपके फर्ज किया वो आपके शहरी हैं, तो फिर आप अपने शहरियों को क्यों मार रहे हैं? प्लेन तक जब्त कर लिया था। आपकी हैसियत हो गई आज पूरी दुनिया में कि आपको जो मलेशिया जो है आपका प्लेन जब्त कर लेता है। दुनिया में टर्की और चाइना को छोड़ के आपकी कोई और दोस्त नहीं है। इंडिया की जो पोजीशन है मोदी के आने के बाद और बढ़ी है। तो मुझे ये बताइए कि पिछले साल यूएई की जो एक प्रिंसेस थी, उन्होंने भी आपके बारे में क्या कहा था? यूएई ने आपको चेतावनी दी थी कि आपके मजदूर की कम्युनिटी जौन सी है भारत की तरफ से, वो उनको वापस भेज देंगे, क्योंकि आप लोग उधर बहुत नफरत अंगेज बातें लिख रहे थे मुसलमानों के बारे में ट्विटर के ऊपर। यूएई आपके वर्कर्स को एक्सपेल करने लगा था कि नहीं करने लगा था? पूरी दुनिया ने उसके बारे में बात की हुई। मैंने कहा यू डिसइंफोलैब की रिपोर्ट के हवाले से भी आपको आलमी सतह पर रुसवाई सहना पड़ी।
उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने ये लिखा कि जो आपके मुतालबात थे बालाकोट स्ट्राइक और F-16 वगैरह के बारे में, वो भी बिल्कुल बेबुनियाद थे। तो ये तो मैं अपनी सोर्सेज आपको साइट करके बता रहा हूँ, ये मैं हवा में बातें नहीं बना रहा। और एक और बात इधर कहता चलूँ, चले आप अपनी जरा अपनी बात को कंप्लीट कर लें, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। आप झूठ पर झूठ हो गया आपका, कभी सच बोल लिया, हो गया आपका, कभी सच बोल लिया। तो मैं तो आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, आप रिसर्च थोड़ी सी कर लें। आजकल तो इंटरनेट है। अब आजकल तो देखें, मैं कोई श्रीवास्तव ग्रुप तो हूं नहीं, वो तो आप ही के काम है। मैंने तो एक सोर्स बताई है, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल को आपने इसी वजह से किक आउट किया इंडिया से, क्योंकि आपको पता है वो सच बता रहे थे। अब आप अमेज़न प्राइम वीडियो वालों को भी हरास कर रहे हैं, उनके भी आप ऑफिसर्स को अरेस्ट कर रहे हैं वो तांडव ड्रामे के ऊपर, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताइए कि साल हो गया है वो जो दिल्ली के अंदर मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोग्राम हुआ था, जब वो सीएए के अगेंस्ट, जब वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, जब वो नागरिकता बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 53 लोग मारे गए हैं, 53 लोग जान बहक हुए, उसमें से ज्यादातर मुसलमान थे। मुझे ये बताइए कि उसमें एक कपिल मिश्रा नाम के बीजेपी के प्रवक्ता थे, बीजेपी के लीडर थे कपिल मिश्रा। उन्होंने उस वक्त नारे लगाए थे मुसलमानों के खिलाफ, उन्होंने नारे लगाए थे कि उनकी तरफ टारगेट किया जाए, शूट किया जाए। अब ये कितनी गलत बात है। और कल वो द वायर के ऊपर बैठकर कपिल मिश्रा कहता है कि अगर उसको फिर मौका मिले वो फिर से वही वाले नारे लगाए। इस तरह का आदमी, उसको आपकी अदालत बाइज्जत बरी कर देती है, आपके कोर्ट्स, आपका लीगल सिस्टम, आपका पूरा लोकतंत्र इस वक्त जिस बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है, वो सारा मैंने भी आपको कहा डगमगार है। जिधर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग इख्तिदार में हो, उसके ऊपर दुनिया का क्या कॉन्फिडेंस रह जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने आपके बारे में आलोचना की कि नहीं की, मुझे बताइए। इस वक्त जो किसान आंदोलन निकाल रहे हैं, ग्रेटा थनबर्ग, आप उसके अगेंस्ट एफआईआर कटवा रहे हैं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया रिहाना, जिसके 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, 101 मिलियन लोग सुन रहे हैं। के खिलाफ उल्टा इन्होंने कैंपेन चला, इन्होंने एफजीज उनकी बंद की, सेलिब्रिटीज ने उल्टा उस रिहाना को रगड़ना शुरू कर दिया। बॉलीवुड स्टार्स ने पेड ट्वीट्स चलाई, ठीक है। अच्छा, कुछ बॉलीवुड स्टार्स ऐसे भी हैं जो बहादुर हैं, वो सच बात कर रहे हैं। स्वरा भास्कर मेरे माइंड में आ रही है, इस तरह के आपके कुछ हैं उधर एक्टिविस्ट वगैरह हैं, वो सच बोल रहे हैं। एंकर्स भी बहुत अच्छा वहां पे बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, बिल्कुल एनडीटीवी के ऊपर, सिर्फ बाकी चैनल्स के ऊपर नहीं। तो आप उनके खिलाफ पर्चे काट रहे हैं यार, पर्चा काटना चाहिए कपिल मिश्रा के खिलाफ जेल खाने में। यानी आप भेज रहे हैं दिशा रवि को, जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, जेल खाने में होना चाहिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जेल खाने में होना चाहिए अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को। इन्होंने कितनी हेटेड इंसाइट की, यू शुड कंडेम इट। आपके ये जो आई एम सॉरी टू से, आपको वो सारी फिर से मैं कह रहा हूँ सोर्सेज देखनी चाहिए। सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर दिशा रवि को क्रिमिनल नहीं माना जाता। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में मुनव्वर फारूकी इज नॉट अ क्रिमिनल। डैनियल पर्ल का जो अमेरिकन जर्नलिस्ट, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में शर्जील इमाम इज नॉट अ क्रिमिनल। मतलब क्या सिखाया रेप जाता तो है? पोस्टपुरा इंसिडेंट हुआ था। रेप अभी उन्नाव के अंदर जो दलित खवातीन के साथ हुआ है, जो हाथरस के अंदर रेप विक्टिम्स के साथ हुआ था, और आपने सेक्शन 144 पे लगा दिया। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि महिलाओं के अधिकार के लिए हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए, चाहे वो फिर मेरा मुल्क हो, आपका मुल्क हो। आप अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, हाउ कैन यू टर्न अ ब्लाइंड आई टू दैट? आज 8% एमी तो दुनिया बात नहीं कर रही। मुझे याद है 2019 के अंदर भी एक औरत सिर्फ अपनी टेस्ट मनी देने के लिए अदालत जा रही थी, उसको जिंदा जला दिया गया पटरी के ऊपर, ट्रेन स्टेशन के ऊपर। ये भारत में हुआ, तब आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बात करते? हाथरस, उन्नाव, कठुआ रेप विक्टिम्स, उनके हक में आपने कभी अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं तो हमेशा जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो भी खवातीन हैं, महिलाएं हैं, उनके अधिकारों के लिए हमेशा बोला है। ये डॉक्टर फिजा के ही प्रोग्राम पे बार बार बोला है, ये भी इस चीज की गवाह है। तो आप अपनी महिलाओं और अपनी बहनों और अपनी खवातीन के लिए भी खड़े होइए। ये तानाबाजी से कुछ नहीं होने वाला। वर्ल्ड में पाकिस्तान पोस्टपुरा 1991 क्या हुआ था कश्मीर में, शर्मनाक। वो दोहराते हुए भी मुझे दर्द होती है, वो दोहराते हुए भी तकलीफ होती है, रूह कांप उठती है इंसान की।
ये हुआ और था अभी एक और बात सुन ले, मैं जरा एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग सम टाइम। अभी रिसेंटली जनवरी में ये क्या खबर आई थी कि 3 निहत्थे स्टूडेंट्स मकबूजा कश्मीर में जान बहक कर दिए गए। भारतीय सेना ने उनको फेक इनकाउंटर में जान बहक कर दिया और उनके एक वालिद ने अल जजीरा के ऊपर, आप वीडियो देख लीजिए, उन्होंने अल जजीरा पे दिखाया कि उन्होंने खाली कब्र अपने बेटे के लिए खोदी हुई है कि कब उनके बेटे की लाश उनको भेजी जाएगी, वो उधर उसको दफना दें। तो आपकी रूनी कहां उठती है देखकर? कैप्टन भूपिंदर सिंह है भारतीय सेना का। उनका टिप्स साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, एक मिनट में आपकी तरफ आती हूँ दोबारा, ठीक है मुनीब और पंकज, मैं आपकी तरफ भी दोबारा आती हूँ। कश्मीर के हवाले से मुझे बात करनी है, राजा साहब वहाँ पर कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू है। राजा साहब, अमेरिका में जो नई हुकूमत आई है, क्या लगता है आपको कि क्या कोई किरदार अदा कर सकते हैं वो? कोई चेंज पॉलिसी आपको नज़र आती है आने वाले दिनों में? भारत अपनी हर धर्मी पे कायम रहेगा? दुनिया का ज़मीर जो है वो जागेगा कभी कश्मीर को लेके, या अपने अपने मुफाद देखे जाएंगे दुनिया की जानिब से, हर मुल्क की जानिब से कि उनका क्या मुफाद जुड़ा हुआ है भारत के साथ, और वो अपने मुंह पे ताले लगाए रखेंगे, बहरे बने रहेंगे, गूंगे बने रहेंगे, अंधे बने रहेंगे कश्मीर को लेके? जी देखें जी, सारी दुनिया जो है वो अपने मफाद को पहले देखती है, लेकिन सारी दुनिया बात कर रही है जो जिस तरीके से भी करनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो या यूनाइटेड नेशन के दीगर ममालिक हो, OIC हो, कॉमनवेल्थ हो, हर प्लेटफार्म पर लोगों ने कहा है, लोग आज़ादी से ये मुतालबा कर रहे हैं भारत से कि मकबूजा कश्मीर में लोगों को आने जाने दिया जाए, पार्लियामेंटेरियन को, जर्नलिस्टों को ये लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। और वो कोरोना से ज़्यादा सीरियस लॉकडाउन है मकबूजा कश्मीर के अंदर। अगर भारत के पास कुछ नहीं है छुपाने के लिए, वो जुल्म ज़्यादती नहीं कर रहा, वो बड़े काले कवानीन उसने लागू नहीं किए हुए, कश्मीरियों पर जुल्म वो नहीं कर रहा, तो बैनुल-अक़वामी बरादरी को, सहाफ़ियों को, पार्लियामेंटेरियंस को, NGOs को, एमनेस्टी इंटरनेशनल के और फिर यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स को खुलेआम क्यों नहीं? एक तरफ पाकिस्तान की तरफ जो ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं वो दुनिया के हर पाकिस्तान के इलाके में, कश्मीर के इलाके में, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं आज़ादी से जाते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर ये सारी पाबंदियाँ जो हैं वो आलमी बरादरी चीख चीख कर बोल रही है इनसे, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आलमी बरादरी का ज़मीर जागा हुआ है, आलमी बरादरी बोलती है, लेकिन भारत ने जो अटदर्मी इख्तियार की हुई है पिछले 74 साल में, उसको वो आगे लेकर जाना चाहता है। और ये मत समझें कि 6 लाख कश्मीरी जो हैं वो शहादतें देकर बस कर जाएंगे, हमारी पूरी की पूरी आबादी ख़त्म हो जाए लेकर रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग अपनी इस आज़ादी की जदोजहद को जारी रखेंगे। भारत की उस गासब, एक तरफ वो कहते हैं जी हमने ये तारें लगा दी हैं, बाड़बंदी कर दी है, सारा कुछ है, कोई कश्मीरी इधर नहीं आ सकता, कोई उधर नहीं जा सकता, सारा कुछ बंद करने के बावजूद फिर मारते लोकल मकामी लोगों को। कोई बताए ना कोई किसी और इलाके का बंदा मारा है जो टेररिस्ट था या जो वो वहाँ दाखिल हो गया था। वहाँ इतनी बड़ी फ़ौज, आपकी 10 लाख की फ़ौज जो है वो कश्मीरियों का रास्ता नहीं रोक सकती। अंदर से मुजाहरे आपने बंद कर दिए हैं, अंदर से जुलूस निकालने बंद कर दिए हैं, आपने हर उस शख्स को पाबंद सलासिल किया हुआ है जो बात करता है, उसमें चाहे वो हिंदुस्तान के सपोर्टर कश्मीरी हैं या पाकिस्तान के सपोर्टर कश्मीरी हैं या आज़ादी के सपोर्टर कश्मीरी हैं। लेकिन उस सारी बात में अगर आप लोग हक पे हैं, आप बात करना चाहते हैं तो मौका दें, कश्मीरियों को भी मौका दें, और आलमी बरादरी के सामने और बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने, जिनेवा वालों के सामने, बरतानिया वालों के सामने, कॉमनवेल्थ वालों के सामने खुलकर बात करें और साबित करें अपने आप को बेकसूर, अपने आप को बेगुनाह। हम कश्मीरी कहते हैं, दुनिया भर में हम कहते हैं आज़ाद खित्ते में आए, जो भी आना चाहता है, जो भी यहाँ आया खुलेआम उसको हमने मौका दिया कि जिससे मिलना चाहते हो मिलो, जिससे सुनना चाहते हो सुनो, कोई पाबंदी नहीं, कोई ना पाकिस्तानी फ़ौज कंट्रोल करती है ना पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटी कंट्रोल करती है। हर शख्स को मौका है आज़ादी से, बाहर से जितने लोग हमारे मेहमान यहाँ आते हैं या बाहर जाते हैं वो सबको खुले आम मौका है कश्मीरियों को। लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों पर भी बंदियाँ हैं, वहाँ जो बाहर से लोग आने वाले हैं उन पर भी बंदियाँ हैं, किसी को आने नहीं देते। अगर ये जुल्म नहीं कर रहे आप, ये ज्यादती नहीं कर रहे और आलमी बरादरी बोल रही है और बोलेगी, मैं समझता हूँ वो वक्त भी आ रहा है यूनाइटेड नेशन की दोबारा 2 दफ़ा इस लॉकडाउन जो 5 अगस्त के बाद इन्होंने किया है, 370 ख़त्म की है, 35A ख़त्म किया है, कश्मीरियों के एतमाद को ठेस पहुँचाई है। वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के सपोर्टर थे उन्होंने भी आज ये कहा है कि हम पाकिस्तान को तो छोड़ें, हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए हम चाइना की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं।
ये अल्फाज लेकिन राजा साहब अफसोस के साथ कहूंगी अभी भी आलमी बिरादरी जो है ना उसका ज़मीर जोड़ने के लिए मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं कितनी मजीद गोलियां वो चाहते हैं कि कश्मीर में चलें, कितनी मजीद लाशें कश्मीरियों की उठें। आलमी बिरादरी भी अभी तक मतलब प्रॉपर कोई इस पर मैं आपको बात बता दूं कि मैं ये वैसे भी सोचता रहता हूँ और कह भी चुका हुआ हूँ कि हमारे पास इंटरनेशनल लॉ को परसू करने के एवेन्यूज़ बिल्कुल मौजूद हैं। मुझे ये फील होता है कि अभी ये जो रोहिंग्या के साथ किया, रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ म्यांमार की रजीम ने, हाँ। तो उसके ऊपर भी जेनोसाइड के केस आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये वही बात लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में कि उधर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। उधर क्या कर रहे हैं कि उन्होंने जो वहाँ के रिहायशी उनको लॉकअप कर दिया है लॉकडाउन के बाद 5 अगस्त 2019 से, और वो नई एक पॉपुलेशन को भर्ती कर रहे हैं, वो बाकी के हिंदुस्तान से लोगों को लाकर भर्ती कर रहे हैं। इसको एथनिक क्लेंजिंग कहा जाता है, ये 4th जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। तो पाकिस्तान, मैं ये फील करता हूँ हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हम लोग ज्वाइन करें, हम लोग ये वाला केस उधर लेकर आए, बिकॉज कश्मीर हमारी भी टेरिटरी है, हमारे जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ भी इन लोगों ने वो सारा कुछ किया है। तो कश्मीर के साथ पाकिस्तान के टेरिटोरियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो हमारा बिल्कुल बनता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस लेकर आएँ। मुझे फील होता है कि जितनी इसके बारे में बात होगी, मोबिलाइजेशन शुरू होगी, ज़रूर इंशाल्लाह आलमी कम्युनिटी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है जी, आपका लास्ट कॉमेंट चाहूंगी मैं पंकज साहब। अभी आपसे पहले जो साहब बोल रहे थे, उन्होंने बोला सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की। कैसी सिविल सोसाइटी है जिसने उमर सईद शेख को, जो कि डेनियल पर्ल का जो मर्डरर था 2002 में, अमेरिकन जर्नलिस्ट का, और उसने बाकायदा उसकी फुटेज बना के यूट्यूब पर डाला भी था, उसे रिहा कर दिया जाता है। सिविल सोसाइटी आपकी ऐसी है जो ओसामा बिन लादेन को 5 साल तक पाल के रखती है, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, इस तरह के तमाम टेररिस्ट आपके यहाँ पलते हैं और सिविल सोसाइटी आप बोलते हैं। किस तरह की सिविल सोसाइटी? दूसरी बात, कश्मीर एथनिक क्लिंजिंग की बात की अभी इन भाई साहब ने, किस तरह की एथनिक क्लिंजिंग की बात कर रहे हैं आप? कश्मीरी मुसलमान हमारे यहाँ फौज में, हमारे यहाँ पुलिस में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शामिल हो रहा है, बड़ी खुशी के साथ शामिल हो रहा है, लेकिन आपका अपना नैरेटिव है और ना तो हम उसे बदल सकते हैं, ना आप खुद बदलना चाहते हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में जेनोसाइड वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच, यानी एक हद होती है झूठ बोलने की। मैंने आपको इतनी सारी साइटेशंस दी हैं, अब वो सारे तो पाकिस्तान की नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो अपनी ओरिजिनलिटी भी ना। यूनाइटेड नेशंस, आप जो भी उधर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमेटी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उन लोगों की और दूसरा, अभी आप लोगों ने नाम लिए कालादम तंजीमों के, उनके मेंबरान के, उनको पार्लियामेंट में तो नहीं बैठाया हुआ ना हम लोगों ने। वो जो कुछ भी है वहाँ हमारी गवर्नमेंट उसको अपील कर रही है। मुझे ये आप बताइए कि आपने तो पार्लियामेंट में बैठा दिया अपने ये सारे आतंकवादियों को, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। कपिल मिश्रा खुलेआम कहता फिर रहा है कि वो वही वाले नारे जो भड़काऊ नारे उसने पिछले साल लगाए थे वो अभी भी लगाए। अमित शाह वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो योगी आदित्यनाथ, उसके आप जब ये सारे क्या कर रहे हैं? जब वो बात करते हैं उसके तो फास्ट पे जरा गौर करें, क्या कहते हैं वो? मैं आपको बिल्कुल एक बात बताना चाहूँ, इनके इमीडिएट विक्टिम्स, इनके खुद भारतीय जो नागरिक है वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के होते हुए आप लोगों की दुश्मन की जरूरत नहीं है, खुद करेगा नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिसीज की वजह से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह की अपनी जुबान, इस तरह की भाषा बोलना छोड़िए, मेरे ख्याल से अमन से बात कीजिए, एक डिप्लोमेसी के साथ बिहेव कीजिए, स्टेट की तरह बिहेव कीजिए, एक रोग ऑर्गेनाइजेशन की तरह मत बिहेव कीजिए। आपके अपने भारत के जो से लोग हैं वो भी इस वक्त ऐसे ही नहीं किसान आंदोलन दे रहे, ऐसे ही नहीं आपके JNU और अलीगढ़ के स्टूडेंट्स आंदोलन दे रहे थे। मैं उनके भी हकूक की बात कर रहा हूँ, उनके मुतालबात सुन लीजिए। आपका अंदरूनी तौर पे भी अमन होगा तो फिर आप खित्ते में भी अमन की बात करेंगे। अब प्लीज अमन की बात कीजिए और इंटरनेशनल लॉ की और डिप्लोमेसी की बात कीजिए। आई थिंक दिस इज हाउ सदर्न स्टेट्स शुड बिहेव। बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम।